क्या यूट्यूब क्रिएटर के साथ मनमानी कर सकता है? क्योंकि जो 4000 घंटे पूरे करने में क्रिएटर्स को महीनों और कई बार सालों लग जाते हैं, वो लिमिट अब 4000 से बढ़ा करके 8000 घंटे कर दी गई है। जी हाँ, यूट्यूब ने 10 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बताया कि 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP में एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए 4000 नहीं बल्कि 8000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि यूट्यूब ने पॉलिसी क्यों बदली, बल्कि आज का सवाल ये है कि क्या यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी पॉलिसी बदलकर क्रिएटर्स की एलिजिबिलिटी इतनी मात्रा में बदलने का कानूनी अधिकार है? क्या क्रिएटर और यूट्यूब के बीच कोई लीगल रिलेशनशिप बनता है? क्या टर्म्स एंड कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है? और अगर किसी क्रिएटर को लगता है कि पॉलिसी चेंज उसके साथ अनफेयर है, तो क्या उसके पास कोई लीगल रेमेडी है या नहीं? आज हम इस पूरे मुद्दे पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और समझेंगे पूरे मामले को। अब आता है असली लीगल क्वेश्चन कि यूट्यूब और क्रिएटर में क्या रिलेशन है। आपने यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाया, वीडियोज अपलोड की, ऑडियंस बिल्ड किया, सब्सक्राइबर्स गेन किए, लेकिन इन सब चीजों में आपके और यूट्यूब के बीच में क्या रिलेशन, लीगल रिलेशन बनता है? तो लीगल भाषा में समझे तो ये रिलेशन केवल इतना नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूं और यूट्यूब इसको डिस्प्ले करता है, इसको दिखाता है। असल में इसमें टर्म ऑफ सर्विसेज, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, कम्युनिटी गाइडलाइंस, प्राइवेसी पॉलिसीज और दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स शामिल होते हैं। जब आप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन टर्म्स और फ्रेमवर्क के तहत रहते हुए उसे ऑपरेट करते हैं और अपने वीडियोज को पब्लिश करते हैं। यानी ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूट्यूब अपनी किसी भी पॉलिसी को कभी भी नहीं बदल सकता। अब आते हैं उसी बिंदु पर कि क्या यूट्यूब अपनी पॉलिसी बदल सकता है। मान लीजिए यूट्यूब पर आपने अपना चैनल बनाया और यूट्यूब की टर्म सर्विसेज को एक्सेप्ट किया। अगले दिन यूट्यूब अपनी पॉलिसी में परिवर्तन कर देता है, तो आप यहाँ पर यह प्रश्न उठा सकते हैं कि यूट्यूब, क्योंकि हमने जब इस चैनल को बनाया था तो जो टर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग बनाया था, और यूट्यूब ने जब अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है तो वो चेंजेस आपके अकाउंट पर लागू नहीं होंगे। तो केवल इतना कह देना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की टर्म एंड कंडीशन में अक्सर पॉलिसी मॉडिफिकेशन से संबंधित प्रोविजंस होते हैं। यानी जब हम उसके टर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं तो इस प्रकार की पॉलिसी मॉडिफिकेशन के प्रोविजन जो होते हैं, जो हम पढ़ते नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए इसमें कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि यूट्यूब की एप्लीकेबल टर्म्स में पॉलिसी चेंज के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं। दूसरा सवाल, नई पॉलिसी कब से इफेक्टिव होगी। तीसरा, क्या एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स पर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला जा रहा है या केवल फ्यूचर एप्लीकेंट्स पर। और चौथा, क्या क्रिएटर को कोई नोटिस या अपॉर्चुनिटी दी गई। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूट्यूब ने अनाउंसमेंट तो किया, साथ ही साथ समय भी दिया और अगली तारीख बताई कि 1 फरवरी 2027 से ये जो चेंजेस हैं ये लागू हो जाएंगे। यानी इस अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि ये पूरी सूचना की गई है यूट्यूब के द्वारा पॉलिसी में जो चेंज हुआ उसको लेकर के, इसलिए सीधे सीधे इसको इलीगल या आर्बिट्रेरी घोषित कर दिया जाना अपने आप में लीगल एनालिसिस नहीं है। अब आते हैं आपके वाले बिंदु पर, यानी 4000 घंटे से 8000 घंटे कर दिया गया, तो क्या ये अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है। देखिए, इस बात को मान सकते हैं कि कोई भी क्रिएटर जो है यूट्यूब के पहले वाली टर्म्स को देख करके उसके अकॉर्डिंग अपना चैनल क्रिएट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत भी करता है ताकि वो क्राइटेरिया को पूरा कर सके और YPP का हिस्सा बन सके।